गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि कोरोना महामारी के वजह से कॉलेज की कक्षाएं बंद चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ किए गए हैं। इस ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम देखेंगे कि बीएड प्रथम वर्ष में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा का उद्भव किस प्रकार से हुआ। यदि देखा जाए तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि राष्ट्र का संप्रत्यय विश्व में सर्वप्रथम भारत में ही विकसित हुआ था। जैसा कि ऋग्वैदिक काल में भारत में राष्ट्रीय भावना सशक्त रूप से विकसित हुई थी, जो कि उत्तर वैदिक काल के पश्चात धीरे धीरे क्षीण होने लगी और बौद्ध काल में आते आते इस राष्ट्रीय भावना का स्थान सामाजिक भावना ने ले लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत की राष्ट्रीय भावना क्षीण हुई और भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ हुई, जिसका लाभ इस्लामिक आक्रांताओं ने उठाया और 500 वर्षों तक भारत में शासन किया। ऐसा नहीं है कि इन 500 वर्षों में उन्हें कोई चुनौती नहीं प्राप्त हुई। बहुत से देशभक्त इस्लामिक शक्तियों का प्रतिकार किया, लेकिन वे आपस में केंद्रीकृत होकर इनका प्रतिकार नहीं कर सके, जिसके वजह से वे सफलता नहीं प्राप्त कर सके। इसी क्रम में 15वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ। इन यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सफलता प्राप्त की और भारत में साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक नीतियों का संचालन प्रारंभ किया। वे भारत को एक समृद्धशाली उपनिवेश के रूप में प्राप्त करके भारत का शोषण करना प्रारंभ किया और इन शोषण के बीच उन्होंने कुछ ऐसी सुधारात्मक कार्य किए जिसका अप्रत्यक्षतः ही सही भारत को लाभ प्राप्त हुआ और भारत को सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का भारत में आना, रेलवे का विकास, इन सब से भारतीयों को आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों जॉन लॉक, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर और अनेक दार्शनिकों का पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता आई और वे इस बात को महसूस करने लगे कि हमें भी संगठित होकर इस यूरोपीय शक्ति का सामना करना होगा और यथासंभव उन्होंने प्रयास भी किया। इसी प्रयास के फलस्वरूप जब अंग्रेजी सरकार को यह महसूस होने लगा
कि हम अब अधिक दिनों तक भारत में शासन सत्ता स्थापित नहीं कर सकते, तो भारतीयों को थोड़ी थोड़ी रियायत किस्तों में देना प्रारंभ किया। इसी क्रम में 1813 के चार्टर में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया भारतीयों की शिक्षा के लिए, जिससे कि विवाद खड़ा हुआ। वह विवाद प्राच्य पाश्चात्य के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात 1833 ईस्वी में 1 लाख राशि को बढ़ाकर भारतीयों की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए कर दिया गया। उसी समय गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले ने संपूर्ण भारत का दौरा करके भारतीयों के शिक्षा एवं संस्कृति पर आघात करते हुए 1835 में एक अपना प्रारूप तैयार करके तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे बेंटिक का समर्थन भी प्राप्त हुआ और इस प्रारूप को इतिहास में मैकाले मिनट्स या मैकाले का अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात भी भारतीयों की शिक्षा के संबंध में मांगों की पूर्ति नहीं की गई। उसके पश्चात भारत में कुछ क्रांतिकारी मांगें प्रारंभ हुई, जिसके चलते अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां प्रारंभ हुई। इन दमनकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत में लॉर्ड डलहौजी के रूप में एक ऐसे गवर्नर जनरल का पदार्पण हुआ जो साम्राज्यवादी नीति से ओतप्रोत था और उसने व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत भारत में अंग्रेजी सत्ता को बलपूर्वक स्थापित करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम हुआ भारत का 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को सफलता प्राप्त हो गया होता, लेकिन जो शैक्षिक सुधारों के समर्थक हमारे मध्यम वर्ग, तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी वर्ग और राजे रजवाड़ों का हमारी जनता को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके वजह से 1857 का विद्रोह असफल हुआ। उसके पश्चात अंग्रेजी सत्ता ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के द्वारा राजे रजवाड़ों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया और भारत में दहकते हुए अंगारे को कुछ समय के लिए शांत कर दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंग्रेजी सत्ता ने यथासंभव भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाने का प्रयास ही किया, लेकिन इसी क्रम में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके पश्चात भारत में दिनों दिन स्वराज्य और स्वशासन की मांग उठती रही और इसी क्रम में भारतीयों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने का लक्ष्य घोषित किया, जो कि लॉर्ड कर्जन की उग्रवादी नीतियों के कारण प्रारंभ हुआ, जिसने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। वह पहली बार था जब भारत का धर्म के आधार पर विभाजन किया गया था, जिसका भारतीयों ने जमकर विरोध किया और वहीं से यह विरोध संगठित रूप से आगे बढ़ा और अंग्रेजी सत्ता ने भारतीयों को सुधारों के नाम पर धीरे धीरे
इधर उधर घुमाती रही और जिसके शासन को चुनौती दिनों प्रतिदिन मिलनी प्रारंभ हो गई। इसी बीच एक ऐसी घटना घटित होती है सन 1915 में, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं और आने के पश्चात उन्होंने 1917 में बिहार प्रांत के चंपारण में नील बागान किसानों की समस्याओं से संबंधित चंपारण सत्याग्रह किया और अंग्रेजी सत्ता को मजबूर किया कि वो अपना जुल्म सितम भारतीयों के ऊपर से कम करे। इसी क्रम में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजी सत्ता का प्रतिकार न करने का निर्णय लिया और अंग्रेजों की सहायता करने का भारतीयों से अपील की, जिसके फलस्वरूप महात्मा गांधी को अंग्रेजी सत्ता का समर्थक बताया गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात महात्मा गांधी और संपूर्ण भारतीय जनता इस बात से सहमत थी कि उम्मीद लगाए बैठे थी कि अंग्रेजी सत्ता विजय प्राप्त करने के पश्चात भारत को स्वशासन मुहैया कराएगी, लेकिन परिणाम इसके विपरीत हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के विजय प्राप्त करने के उपरांत अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों के ऊपर अपने जुल्म सितम को और अधिक बढ़ा दिया, जिसके चलते महात्मा गांधी को गहरा आघात लगा और उन्होंने 1919-20 में संगठित रूप से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार, विदेशी उपाधियों का बहिष्कार इत्यादि को शामिल कर अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। परंतु इसी समय 1922 ईस्वी में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक अहिंसक घटना घट गई, जिसके चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके पश्चात अंग्रेजी गवर्नमेंट को मौका मिल गया, उन्होंने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और एक तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि उग्र अवस्था में पहुंच चुका था, को तहस नहस कर दिया। गांधी के स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जेल से रिहा किया गया, लेकिन इसी बीच मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने मिलकर 1923 में स्वराज्य दल की स्थापना करके भारतीयों को यह प्रयास दिलाया कि हम काउंसिल में प्रवेश करके भी अपने नीतियों को अंग्रेजी गवर्नमेंट को अवगत करा सकते हैं। इसी उतार चढ़ाव के बीच शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ मांगें बढ़ती गई और 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 1930 में महात्मा गांधी ने पुनः एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और इसी बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
भारतीयों की समस्याओं को समझने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इन 3 गोलमेज सम्मेलनों का कोई बहुत ही व्यापक परिणाम नहीं निकला। उसके पश्चात अंततः विवश होकर 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया और नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। और इसी क्रम में भारत में राष्ट्रीयता अपने चरम पे पहुंची और अंततः 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ।